दोस्तों, एक बार फिर से अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम अकाउंट के अंदर चैप्टर नंबर 7 रोकड़ बही और उसके प्रकार सीख रहे थे। हमने पिछले वीडियो में दो खानों वाली रोकड़ बही सीखी थी, जहां हमने बट्टा और रोकड़ के खाने वाली रोकड़ बही सीखी थी। आज हमें फिर से दो खानों वाली रोकड़ बही ही सीखनी है, पर आज यहाँ पर रोकड़ और बैंक खानों वाली क्या बनाई जाएगी, रोकड़ बही। ठीक है, तो सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको अच्छे से सीखना है। हमने जब रोकड़ बही के प्रकार सीखे थे तब दो खानों वाले में 3 प्रकार थे। सबसे पहला था बट्टा और रोकड़, दूसरा था रोकड़ और बैंक, और तीसरा था बट्टा और बैंक खानों वाले। ठीक है, तो आज हम दूसरा रोकड़ और बैंक खानों वाली क्या सीख रहे हैं, रोकड़ बही। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों पर से रिद्धि की रोकड़ और बैंक खानों वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। जैसे कि सवाल में लिखा है कि रोकड़ और बैंक खानों वाली क्या बनानी है हमें, रोकड़ बही। तो आज फिर से टोटल जो रोकड़ बही रहेगी वो भी 12 खानों वाली रहेगी, जैसे कि हमने पहले सीखा था। बस आज यहाँ पर रोकड़ और क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। ठीक है, बट्टा और रोकड़ नहीं है, आज हमें रोकड़ और बैंक सीखना है। तो आज का सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें कुछ नई चीज़ भी सीखनी है इसके अंदर, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा सवाल में अच्छे से। तो तारीख हमारी क्या है, 2015 मई। तो आपको तारीख के कॉलम में दोनों तरफ लिख लेना है, 2015 मई, 2015 मई। इस प्रकार से आपको दोनों तरफ लिख लेना है। ठीक है, अच्छे से। चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। तारीख 1 यहाँ लिखा हुआ है, प्रारंभिक रोकड़ शेष 4000, प्रारंभ की बैंक शेष 6000। तो जैसे कि आपको पता है प्रारंभ की शेष हमें दी गई है। अगर प्रारंभ की शेष बैंक शेष है और रोकड़ शेष है तो दोनों क्या होगी, उधार की जाएगी। ठीक है, जब कुछ अलग आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हमें दोनों की क्या दी गई है, शेष दी गई है, और शेष हमेशा दोनों की उधार की जाएगी। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है क्या लिखना है, शेष आगे लाए। तारीख 1 शेष आगे लाए। ठीक है, रोकड़ के शेष को रोकड़ के कॉलम में लिखेंगे और बैंक के शेष को बैंक के कॉलम में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 4000 और 6000। इस प्रकार से हमने पहली एंट्री करी, सिंपल थी, आपको ये पहले से आता है। जो नया होगा मैं आपको बताऊंगा। अब जैसा कि मैंने आपको रोकड़ के लिए नियम बताए थे, अगर रोकड़ आती है तो उधार करेंगे और अगर रोकड़ जाती है तो जमा करेंगे। सेम टू सेम नियम किसके लिए भी लागू होता है, बैंक के लिए। यदि आपकी बैंक शेष बढ़ती है तो बढ़ेगी कब, जब आपके पास बैंक शेष आएगी तब। अगर बैंक शेष आए तो उधार करेंगे, और अगर आपके पास से बैंक शेष जाती है तो आप क्या करोगे, जमा करोगे। सिंपल, जो नियम रोकड़ के लिए है वही नियम बैंक के लिए भी लागू किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रोकड़ और बैंक को एक ही माना जाता है। तो यदि आपके पास बैंक शेष आएगी तो उधार करेंगे, बैंक शेष जाएगी तो जमा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 2, मोनिका को 5000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से बेचा। ध्यान दीजिएगा, व्यापारी भट्टे से बेचा है यानी रकम माइनस करनी पड़ेगी। मोनिका ने जरूरी रकम का चेक दिया जो तुरंत बैंक में भरा। तो रोजनामचा आपको आता है, और जैसा कि आपको पता है रोकड़ व्यवहार है तो व्यक्ति का नाम यहाँ पर आएगा नहीं। तो रोजनामचा यहाँ पे क्या बनेगा, बैंक खाते उधार, क्योंकि हमने चेक बैंक में भर दिया है तो बैंक यहाँ पे लेने वाली बनेगी। या तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपके पास चेक आ रहा है, दोनों केस में चेक आ रहा है तो बैंक खाते उधार बिक्री खाते से। ठीक है, बैंक खाते यानी उधार पक्ष में हम एंट्री करेंगे। तारीख 2 लिखेंगे बिक्री खाते। किस कारण से चेक आया है, बिक्री से चेक आया तो आप लिखोगे बिक्री खाते। और आपको ध्यान रखना है क्या मिला है, आपको चेक मिला है, और आपको रकम किसके अंदर लिखनी, बैंक के अंदर रकम लिखनी। ठीक है, क्योंकि हमको चेक मिल रहा है। अब हमको यहाँ पर व्यापारी भट्टा भी माइनस करना है। तो टोटल हमने माल कितने का बेचा, 5000 का, जिसमें से अगर आप 10% व्यापारी भट्टा माइनस करोगे तो 500 रुपये आता है। इसका मतलब आपको 5000 में से 500 रुपये माइनस कर देना, तो कितना आएगा, 4500। इस प्रकार से हमने रकम लिखी। यहाँ पर व्यापारी भट्टे का लेखा हम नहीं करेंगे, जैसा कि आपको पता है। सिंपल था, आपको एंट्री समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 4, हम सवाल को एकदम आराम से सीखेंगे जिससे आपको अच्छे सवाल आ जाए। तारीख 4 में लिखा हुआ है 2000 वेतन और 1000 दलाली रोकड़ी चुकाए। सिंपल है, अगर चुकाएंगे तो हमारे पास से रोकड़ जाएगी, जाए तो हम जमा करेंगे, पर हमने व्यवहार रोकड़ से करा है तो आपको किसी कॉलम में लिखना है रकम को, रोकड़ के कॉलम में लिखना है। ठीक है, अगर बैंक से चुकाएंगे तो बैंक के कॉलम में रकम लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं तारीख 4। सबसे पहले हमने क्या चुकाया, वेतन, तो लिखेंगे वेतन खाते। दूसरा हमने दलाली के चुकाए, तो उसी तारीख में दलाली
खाते। चाहो तो आप यहाँ पर तारीख लिख सकते हो, दोनों में 4 तारीख। और रकम हम किस में लिखेंगे, रोकड़ में। 2000 पगार चुकाई है यानी वेतन, और 100 रुपये दलाली के। और बैंक के कॉलम में आप क्या कर दोगे, डैश कर दोगे, क्योंकि वहाँ पे रकम लिखी जाएगी नहीं। तो इस प्रकार से हमने ये वाली एंट्री करी। सिंपल था, आपने ये तो सीख ही लिया था पहले भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 6, 3000 बैंक में से निजी खर्च के लिए निकाले। तो ये वाली एंट्री भी एकदम सिंपल है। जैसे कि आपको पता है, आप धंधे के लिए नहीं निकाल रहे हो, निजी खर्च के लिए निकाल रहे हो, तो क्या बनेगा, ये आहरण बनेगा। तो आहरण खाते उधार पहला रोजनामचा, और बैंक हमें यहाँ पर पैसे देने वाली बनेगी, ठीक है। अगर हम बैंक में से पैसे निकालेंगे तो जमा शेष कम होती है, ठीक है, क्योंकि जमा शेष जाती है। तो बैंक यहाँ पर पैसे देने वाली बनेगी, तो टोटल रोजनामचा क्या बनेगा, आहरण खाते उधार बैंक खाते से, ठीक है। से का मतलब जमा पक्ष में हमें एंट्री करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं। तारीख 6, क्या लिखोगे आप, आहरण खाते। आपको यहाँ पे कारण को लिखना है, तो कारण किस कारण से हमारी बैंक से कम हो रही है, आहरण के कारण, ठीक है। तो आहरण खाते। तो जैसे कि आपको पता है, रकम आपको किस में लिखनी है, बैंक के कॉलम में लिखनी है, ठीक है। तो 3000 इस प्रकार से एंट्री होगी। सिंपल है, आपको रोजनामचा इसका आता होगा पहले से, तो आप एंट्री आसानी से कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आता तो खाली आपको ये देखना है कि बैंक शेष यहाँ पर कम हो रही है, कम होगी तो बैंक शेष जाती जाए तो हम जमा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 10, लिखा हुआ है 6000 का माल हिरेन को बेचा। हिरेन ने 4000 रोकड़ और बाकी की रकम का चेक दिया जो बैंक में भरा। सिंपल एंट्री है। हमने एक ग्राहक को यानी हिरेन को माल बेचा है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, अगर इसी महीने में कोई माल बेच रहे हैं तो व्यक्ति का नाम आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि रोकड़ व्यवहार है, और रोकड़ व्यवहार में व्यक्ति का नाम आता नहीं है। सबसे पहले हमने माल बेचा है तो बिक्री खाते जमा कर देंगे। अब बिक्री खाते जमा होगा और हमारे पास 4000 रोकड़ आ रहा है और 2000 का यानी बाकी की रकम का चेक आ रहा है। दोनों ही चीज धंधे में आएगी। आए तो उधार करते हैं। तो पहली एंट्री रोकड़ खाते उधार, बैंक खाते उधार, बिक्री खाते से, यानी हमें रोकड़ और बैंक के उधार पक्ष में एंट्री करने रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर माल बेचा है। तारीख 10, क्या लिखेंगे, बिक्री खाते। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, अगर आप बिक्री करोगे तो आपके पास पैसा आता है, अगर आप माल खरीदोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा। हमारे पास 4000 रोकड़ आया और कहा है बाकी की रकम का चेक मिला जो बैंक में भरा। बैंक में भरेंगे तो बैंक यहाँ पे लेने वाले खाते उधार, बाकी की रकम यानी 2000। सिंपल है, 4000 अगर रोकड़ मिले हैं तो 2000 हमको बैंक के थ्रू मिले होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये तारीख 10 की भी एंट्री करी। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। तारीख 12, लिखा हुआ है 5000 का माल खरीदा और रकम चेक से चुकाई। हमने यहाँ पर माल खरीदा, रकम चेक से चुका रहे हैं। रोजनामचा क्या बनेगा, खरीद खाते उधार बैंक खाते से, क्योंकि व्यवहार कैसे कर रहे हैं हम, चेक से कर रहे हैं, तो बैंक खाते क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तारीख 12, क्या लिखोगे, खरीद खाते। खरीद खाते 5000, रकम हमने चेक से चुकाई इसलिए बैंक के कॉलम में हमने रकम लिखी। उम्मीद है यहाँ तक सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तारीख 17, लिखा हुआ है रुपये 2000 दुकान भाड़ा चेक से चुकाया। अब फिर से हम एक खर्च को चेक से चुका रहे हैं। चेक से चुकाएंगे तो धंधे में से बैंक शेष कम होगी, यानी जाएगी, जाए तो हम जमा करते हैं। क्या बनेगा रोजनामचा, दुकान भाड़ा खाते उधार बैंक खाते जमा, यानी जमा पक्ष में एंट्री करनी है हमें। तारीख 17, दुकान भाड़ा खाते, ठीक है, दुकान भाड़ा खाते, और रकम किस में लिख देंगे, बैंक के कॉलम में। व्यवहार किससे कर रहा है, हमने चेक से कर रहा है इसीलिए, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तारीख 21, लिखा हुआ है 4500 का माल 10% व्यापारी बट्टे से रोकड़ से खरीदा। अब यहाँ पर हम खरीदी कर रहे हैं और रकम हमको रोकड़ से चुकानी है। सिंपल व्यवहार है। अगर रोकड़ से चुकाएंगे तो रोकड़ जाएगी, जाए तो हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। तारीख 21, क्या लिखोगे, खरीद खाते। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, व्यापारी बट्टा आपको माइनस करना पड़ेगा। 4500 उसकी टोटल रकम है। 10% अगर व्यापारी बट्टा माइनस करोगे तो 10% व्यापारी बट्टा कितना आएगा, 450। तो टोटल रकम है, यानी 4500 में से आपको 450 माइनस करना है। यहाँ पर आएगा आपका 4050, और रकम लिखोगे आप रोकड़ के कॉलम में, ठीक है।
और व्यापारी पट्टे का लेख हम करते नहीं है। तो अभी तक हम सवाल एकदम आराम से सीख रहे थे, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 24, यहाँ लिखा हुआ है करिश्मा ने अपने देवा बेटे 2550 रोकड़ी चुकाए। तो व्यवहार में क्या लिखा हुआ है, करिश्मा ने अपने देवा बेटे 2250 रोकड़ी चुकाए। इसका मतलब हमें करिश्मा के पास से रकम मिल रही है। तो कब रकम कब मिलेगी हमें, हमने इसके पिछले महीने या भूतकाल में उसको कोई माल बेचा होगा, उधार से बेचा होगा, तो फिलहाल हमें इस महीने में उसकी रकम मिल रही है। तो यहाँ पर रोजनामचा क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार करिश्मा खाते से। तो यहाँ व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा क्योंकि हमने इसको इस महीने में माल नहीं बेचा है, पिछले महीने माल बेचा होगा, उसकी रकम हमें इस महीने मिल रही है। तो जिस महीने रकम मिलती है तो उस व्यवहार को अलग प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कि रोकड़ खाते उधार। तो देने वाले व्यक्ति खाते हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो रोजनामचा बनेगा रोकड़ खाते उधार। क्या नाम लिखेंगे, करिश्मा खाते, करिश्मा खाते, ठीक है। व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा 2550, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला व्यवहार समझ में आया होगा। बिक्री का व्यवहार नहीं था, यहाँ पर हमें व्यक्ति के पास से रकम मिल रही है। व्यक्ति के पास से अगर किसी अलग कारण से रकम मिलेगी तो व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तारीख 26 लिखा हुआ है आत्म कल्याणी को 1200 का पुराना हिसाब चुकता करने के लिए रोकड़ी चुका है। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि आत्म कल्याणी को रकम चुका रहे हैं, ठीक है। हमारा कोई भी हिसाब बाकी होगा तो हमें रकम चुकानी है, आत्म कल्याणी को चुकाएंगे तो आत्म कल्याणी यहाँ पे लेने वाली बनेगी पैसे। तो आत्म कल्याणी खाते उधार कर देंगे और रोकड़ हमारे पास जाएगी तो क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, ठीक है। तो टोटल रोजनामचा क्या बना, आत्म कल्याणी खाते उधार रोकड़ खाते जमा। तो तारीख 26 क्या लिखेंगे, आत्म कल्याणी, आत्म कल्याणी खाते। रकम चुका रहे हैं हम रोकड़ से, तो रोकड़े कॉलम में लिखेंगे 1200। सिंपल एंट्री थी, जो भी हमने करिश्मा ही करी उसकी अपोजिट एंट्री हमने यहाँ पर करी। चलिए आपने किताब का पन्ना पलटा है, ये पीछे भी सवाल दिया गया है। तारीख 29 जानवी ने 3000 का चेक दिया जो तुरंत ही बैंक में भरा। अब हम यहाँ पर जानवी के पास से चेक मिल रहा है, किसी भी कारण से मिल रहा होगा, बट अभी हमारे पास चेक आ रहा है तो बैंक खाते उधार, क्योंकि हमने चेक बैंक में भर दिया है। दोनों ही केस में आप समझ सकते हो कि बैंक खाते उधार ही होता है। अगर हमारे पास चेक आता है तो माल संपत्ति आती है तो बैंक खाते उधार। अगर हम ये चेक बैंक में भर देते तो बैंक यहाँ पे लेने वाली बनती है, तो बैंक खाते उधार। दोनों ही केस में बैंक खाते उधार ही होता है। और जानवी यहाँ पर चेक देने वाली बन रही है तो जानवी खाते हम जमा कर देंगे। इन शॉर्ट चेक हमारे पास आ रहा है तो आए तो हम क्या करेंगे, उधार करेंगे, ठीक है। तारीख 29 माफ कीजिएगा, करिश्मा में 24 तारीख आएगी तो यहाँ पे लिख देंगे हम 24। यहाँ लिखेंगे जानवी खाते, ठीक है। चेक मिला है तो रकम किस में जाएगी, बैंक के कॉलम में, ठीक है। इस प्रकार से तारीख 29 का व्यवहार हमने करा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तारीख 30 तारीख का जो व्यवहार है वो मोस्ट टाइम भी है रोकड़ बही को लेकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसे हम जमा खर्ची व्यवहार कहते हैं। अब जमा खर्ची व्यवहार हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैंक और रोकड़ के व्यवहार एक साथ किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से व्यवहार को पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 1000 नकद बैंक में भरे। अगर आप नकद बैंक में भरोगे तो सबसे पहले आपको इसका रोजनामचा क्या होगा आपको देखना है। नकद बैंक में भरोगे तो बैंक आपके पैसे लेने वाली बनेगी, बैंक खाते उधार होता है और रोकड़ आपके पास से जाती है, रोकड़ खाते हम जमा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका ये रोजनामचा बनता है। तो आप देख सकते हो अभी हम किसके कॉलम बना रहे हैं, रोकड़ और बैंक के कॉलम। और रोजनामचा में आप देख सकते हो कि रोकड़ और बैंक दोनों के नाम आ रहे हैं। तो जब भी आपके व्यवहार में रोकड़ और बैंक दोनों के नाम आएंगे और जब आप रोकड़ और बैंक खाने वाले रोकड़ बही बनाओगे तब आप इसे क्या कहोगे, जमा खर्ची व्यवहार कहोगे। अगर एग्जाम में आपके इसकी डेफिनेशन पूछ जाती है कि जमा खर्ची व्यवहार किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो कि जिस रोकड़ बही में रोकड़ और बैंक की शेष एक साथ देखने को मिले उसे हम जमा खर्ची व्यवहार कहते हैं। ये हमारा क्या है, जमा खर्ची व्यवहार, जहाँ हमें बैंक की भी एंट्री करनी है और रोकड़ की। इसका मतलब अभी तक हम व्यवहार की एंट्री किसी एक पक्ष में ही करते थे, या तो उधार पक्ष में होती थी या तो जमा पक्ष में की जाती थी। बट इस व्यवहार की एंट्री दोनों पक्ष में की जाएगी, उधार पक्ष में भी की जाएगी और जमा पक्ष में भी की जाएगी, और नाम भी उन्हीं के लिखे जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि जो बही हम बनाते हैं उस बही में उसका नाम लिखा नहीं जाता है, बट ये जमा खर्ची व्यवहार है, ठीक है। यानी
दोनों के नाम आ रहे हैं तो दोनों पक्ष में एंट्री करी जाएगी। और अब हमें आ रहे हैं यहाँ पर जो खाता वही पुश नंबर हमने बनाया है वहाँ पर भी कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे ये काम में आएगा अब जमा खर्ची व्यवहार में एंट्री करने के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जमा खर्ची व्यवहार किसे कहते हैं। जहाँ बैंक और रोकड़ के व्यवहार एक साथ देखने के लिए मिले उसे हम जमा खर्ची व्यवहार कहते हैं। और आप देख भी सकते हो कि हमने रोकड़ और बैंक के कॉलम बनाए हैं, इसका मतलब दोनों में एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तरफ हमारी शेष कम हो रही है और एक तरफ हमारी शेष बढ़ रही है। सिंपल एंट्री है, खाली आपको रोजनामचा पे ध्यान देना है तो आपका व्यवहार अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एंट्री करते हैं। अगर आप बैंक में पैसे भरोगे तो बैंक आपके पैसे लेने वाली बनेगी। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं बैंक के कॉलम की। बैंक खाते यहाँ पर क्या है, उधार। तो बैंक खाते के उधार यानी जहाँ बैंक लिखा है उसको उधार बक्स में एंट्री करेंगे। सबसे पहले तारीख 30। और जैसे कि आपको पता है अगर बैंक खाते में एंट्री कर रहे हैं तो बैंक का नाम तो लिखेंगे नहीं, तो किसका नाम लिखना पड़ेगा, रोकड़। आपको कारण लिखना पड़ेगा कि बैंक से हमारी क्यों बढ़ी। तो हमने बैंक में क्या करा है, रोकड़ भरा है, तो रोकड़ के कारण हमारी बैंक से बढ़ी, तो आपको लिखना है यहाँ पे रोकड़ खाते। और रकम आपको कहाँ लिखनी है, बैंक के कॉलम में लिखनी है, क्योंकि हम बैंक की एंट्री कर रहे हैं तो आपको बैंक के कॉलम में रकम लिखनी रहेगी। तो 1000। इस प्रकार हमने अभी बैंक की एंट्री करी। चलिए अब रोकड़ की एंट्री करते हैं। रोकड़ में यहाँ पे क्या लिखा है, रोकड़ खाते जमा। अगर आप बैंक में पैसे भरोगे तो आपके धंधे में से रोकड़ जाएगी, जाए तो हम जमा करते हैं। तो रोकड़ खाते के जमा पक्ष में आपको एंट्री करनी रहेगी। रकम किसके अंदर लिखनी रहेगी, रोकड़ में 1000। पर जैसा कि आपको पता है अगर आपने रोकड़ में रकम लिखी तो नाम यहाँ पर क्या लिखोगे, बैंक खाते। आपको कारण लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास से रोकड़ किस कारण से जा रही है, तो हमने बैंक में रकम भरी है। इस प्रकार हमने कारण लिखा। तो ये हुआ हमारा जमा खर्ची व्यवहार। और आपको खाता बही पृष्ठ के अंदर लिखना रहेगा कि ये जमा खर्ची व्यवहार है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है ज और ख, इसका मतलब है जमा खर्ची, ठीक है। दोनों तरफ आपको लिखना रहेगा ज और ख, जमा खर्ची व्यवहार। तो उम्मीद है आपको तारीख नंबर 30 का व्यवहार समझ में आया होगा। तो यही हमारे लिए नया था आज के वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज आपको कुछ नया सीखना है, तो यही हमारा नया टॉपिक था, जमा खर्ची व्यवहार। अगर बैंक और रोकड़ एक साथ देखने के लिए मिले उसे हम जमा खर्ची व्यवहार कहते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं जिससे आपको अच्छे से आ जाए। रोजनामचा खाली आपको समझना है, क्योंकि जो भी एंट्री की जाती है वो रोजनामचा के ऊपर से ही की जाती है। रोजनामचा हमारा यहाँ पे क्या था, बैंक खाते उधार, रोकड़ खाते जमा। क्योंकि अगर हम पैसे भरेंगे तो बैंक पैसे लेने वाली बनेगी और रोकड़ हमारे पास से जाएगी। बैंक खाते के उधार पक्ष में यानी उधार पक्ष में हमने लिखा रोकड़ खाते और रकम किस में लिखी, बैंक में। और रोकड़ खाते के जमा पक्ष में यानी जमा बाजू में हमने लिखा रकम रोकड़ में, पर नाम क्या लिखा, बैंक खाते, ठीक है। इस प्रकार हमने समझा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा व्यवहार। चलिए अब सवाल हमारा पूरा हो चुका है, जैसे कि आपको पता है अब हमें टोटल करना है। अब टोटल करते वक्त ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, जैसे हम टोटल पहले करते थे वैसे ही अभी भी करना है। जिस पक्ष का टोटल ज़्यादा होगा हम उसको दोनों तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो जब आप टोटल करोगे तो उधार पक्ष का टोटल ही दोनों तरफ का ज़्यादा आ रहा है, यानी रोकड़ का और बैंक का। तो चलिए लिख लेते हैं। तो रोकड़ पक्ष का टोटल आ रहा है 10,550 और बैंक का आ रहा है 16,500। इस प्रकार से उधार पक्ष का टोटल ही ज़्यादा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया जिस पक्ष का टोटल ज़्यादा है आपको वो दोनों तरफ लिखना रहेगा। यहाँ लिख देंगे 10,550, 16,500। अब जैसे कि टोटल हमने दोनों तरफ लिख दिया है तो अब आपको शेष निकालनी रहेगी। सबसे पहले देखने का आपको महीना कौन सा है, मई महीना है। मई महीने में आखिरी तारीख क्या होती है, 31, यानी 31 तारीख को शेष निकलेगी, शेष आगे ले गए, ठीक है। अंतिम शेष को हम क्या लिखते हैं, शेष आगे ले गए। चलिए अब आपको क्या करना है, इस 10,550 में से 1 बाय 1 जो रोकड़ की शेष है उसको आपको माइनस करते हुए आना है, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे 10,550 में से इस सभी रकम को तो यहाँ पर आएगा 2200। ये आपकी किसकी शेष बची, रोकड़ खाते की शेष बची। अब फिर से आप क्या करोगे, 16,500 में से जो बैंक खाने की कॉलम की रकम है वो सब क्या करोगे, आप माइनस करोगे। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 6,500। तो इस प्रकार से हमें रोकड़ और बैंक के कॉलम की क्या मिली, शेष मिली। रोकड़ की आई हमारे पास 2200 और जो बैंक की आई है वो 6,500 आई है। सवाल में केवल आपको क्या समझना था, जमा खर्ची व्यवहार को समझना था। बाकी ये व्यवहार तो आपको आता ही, अगर आए तो उधार करेंगे और जाए तो जमा करेंगे। खाली आज एक ही व्यवहार की 2 एंट्री हमने उधार पक्ष में भी करी और जमा पक्ष में भी करी, तो क्या था, जमा खर्ची व्यवहार।
तो सवाल में जो आपका नया था वो यही था, बाकी तो आपको आता ही है। जैसे हमने रोकड़ भाई बनाई थी सादी, वैसे आज हमने खाली बैंक के कॉलम को एक्स्ट्रा ऐड करा था। ठीक है, यहाँ पर तो उम्मीद है सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए सवाल की, तो आपको पूरे मार्क्स इस चैप्टर में अच्छे से मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।